नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ईरान की जो दोस्ती है वो मोदी जी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो आपने नोट किया होगा कि मोदी जी ने ना तो इंटरवीन किया, ना फ़ोन किया, ना ही उनका फ़ोन उठाया। और ऑपोजिशन है यहाँ पर, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका बाप मर गया हो, खमेनी। और उसके बाद वो रो रहे हैं बुरी तरह से, और मोदी जी के ऊपर उन्होंने तंज कसा कि ईरान आपका इतना अच्छा दोस्त था, आपने फ़ोन तक नहीं किया, ना ही आपने कंडेम किया है। तो क्या आपके अंदर क्वेश्चन आया होगा कि क्या मोदी जी ने ईरान को धोखा दे दिया? आज आपको जियो पॉलिटिक्स बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझ आएगी कि जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। क्या ईरान का सिर्फ भारत ही दोस्त था या कोई और भी था? आपको मालूम है उसके तीन चार दोस्त थे। भारत दोस्त कभी भी नहीं था, हम सिर्फ वहां पर एक पोर्ट है जिसको हमने डेवलप किया। क्या मोदी जी कभी खमेनी को जाकर मिलकर आए? कभी भी नहीं, ना ही वो कभी मिलेंगे। वो वहां के प्रेसिडेंट के साथ वो एंगेज करते थे कहीं कहीं पे जाकर, या हमारे जो जयशंकर जी हैं वो कभी बात कर लेते थे। पहली बात ये, उनकी जो दोस्ती थी वो थी पुतिन के साथ, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनके साथ, या शी जिनपिंग के साथ। हमारे साथ एक ट्रांजैक्शनल उनका रिलेशनशिप था। लेकिन फिर भी अगर हमारा जो फ्यूचर प्लान है कि हमने ईरान से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से रशिया तक पहुंचना था पूरे ट्रेड रूट को, फिर हमने ईरान के साथ धोखा क्यों किया? आज बात करते हैं उस धोखे की जो चाइना ने, रशिया ने, भारत ने और इवन की नॉर्थ कोरिया ने दिया ईरान को, और क्यों दिया। आपको मालूम है कि बॉम्ब्स हर घंटे ईरान के ऊपर फेंके जा रहे हैं। मौज तबला, मैंने आपको दोपहर को वीडियो बनाया था कि उसको उसके ऊपर बॉम्बिंग हुई है, वो मरने वाला है। अब खबर आनी शुरू हो गई कि मेरी खबर कंफर्म थी, अभी इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया है, हम दोपहर को कवर कर चुके थे। और आप में से कई बुद्धिजीवी उन्होंने बोला कि सर मैं तो बड़ा ईरान के लोगों को मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था, मैं उनकी जो आर्मी है उसको अप्रिशिएट कर रहा था, मैंने कभी भी इन जानवरों को अप्रिशिएट नहीं किया है। ईरान के लोग अच्छे लोग हैं, मैंने आपको पहले बोला था, लेकिन खमेनी ने उनको जानवर बना दिया। यानी कि वही हिजबुल्लाह, हमास, ये सारे जो थे जानवर थे, उनको खत्म करना जरूरी है। बट मुद्दा उनका नहीं है, ना ही जो आप में से कई बुद्धिजीवी कुछ बोल रहे हैं वो मुद्दा नहीं। मुद्दा है कि मोदी जी ने फोन क्यों नहीं उठाया। लेकिन मुद्दा एक और भी है, मोदी जी के साथ साथ पुतिन ने, शी जिनपिंग ने और किम जोंग उन, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के अंदर वो लगा हुआ था, वो काम ही नहीं किया। यानी कि जब उसने, रशिया ने देखा कि लार्जेस्ट मिलिट्री बिल्डअप वो जो ईरान के पास हो रहा है, उसको, ईरान को अपने आप को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम काम करना चाहिए, वो काम ही नहीं किया। किल स्विच यूज किया, क्या किया, नो बडी नोस। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमेरिका वहां पर ऐसे धनाता हुआ अंदर गया, स्ट्राइक किया, और कुछ चला ही नहीं। पहली बात ये। दूसरा, भारत, आप बोलेंगे यार भारत ने तो चाबहार पोर्ट के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, डीप इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान के अंदर, और हमारा जो डिप्लोमेटिक एक्सेस है तेहरान के अंदर वो डायरेक्ट था, हमें किसी के वाया वाया होकर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपने देखा कि ना भारत ने उनकी हेल्प करी, ना ही पुतिन ने, ना किसी और ने। रीजन क्या था? क्योंकि रीजन एक ही है कि हमने एक्ट इसलिए नहीं किया, ना ही फोन उठाया, क्योंकि हमें मालूम था कि यहां पर बीच में एंटर कर ही नहीं और अपना नुकसान हुआ नहीं। और आपको अगर फॉलो द मनी करेंगे और जियो पॉलिटिक्स को समझना है, आपको समझना पड़ेगा हर कंट्री अपने फायदे की बात करती है। ईरान आज आपके साथ है क्योंकि उनको आपकी जरूरत थी। आपने उनको बोला था आपका तेल हम खरीद लेंगे, आपकी यहां पर हेल्प करेंगे, आपके पोर्ट्स को हम चलाएंगे, और हमने वेवर लिए यूएसए से और हम चलाते रहे उस पोर्ट को, इसलिए आपके साथ है। वरना भारत के अंदर जो जिहादी नेटवर्क है वो ईरान का बनाया हुआ है। फंडिंग वो करते हैं ईरान से, जो तेल बेचते हैं वो इलीगली, उसका पैसा ये जाता है जिहादियों को क्रिएट करने के लिए भारत के अंदर। इसलिए आज मोदी जी को मालूम है कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हमें जो डिसीजन लेना पड़ेगा हम वो लेते हैं। मैं पहले मोदी जी के ऊपर बाद में आऊंगा, पहले आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना की 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, लेकिन क्या उन्होंने कोई मदद भेजी, कोई प्लेन भेजे, कोई हथियार भेजे? आप देखिए बिल्कुल चुप्पी है उनकी, चाइना की। उन्हें मालूम है अगर अब इंटरवीन किया, ऐसे सैंक्शंस आएंगे चाइना के ऊपर, वो उसके बाद खड़ा नहीं हो सकता। चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है, उन्होंने बैक स्टेप ले लिया। आजकल बॉडी लैंग्वेज देखने वाली है चाइनीज की, बिल्कुल कंधे गिरे हुए हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग एनी लेक्चर टू अमेरिका। दूसरा दोस्त दोस्त देख लीजिए, किम जोंग उन। क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया? ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया के अंदर, जबकि दुनिया में कहीं भी वॉर हो वो इंटरवीन करता है, स्टेटमेंट देता है। अभी चुप्पी है। तीसरा दोस्त रशिया। अब रशिया देखिए,
रशिया ने भी अपने कोई भी चीज ना तो सपोर्ट किया ना हथियार भेजे, कुछ नहीं। जबकि रशिया का जब युद्ध था यूक्रेन के साथ, उसको मिसाइल चाहिए, उसको ड्रोन चाहिए, वो ईरान ने सप्लाई किए और उनको युद्ध में हारने से रुकवाया भी। लेकिन आज रशिया, वही रशिया ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। रीजन, रशिया का इस युद्ध में जो सारी उंगलियां घी में है, वो वाला हाल हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो तेल का रेट है जो पहले 50-60 डॉलर था, आज 120 पहुंच गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वो तेल मैन्युफैक्चरर है या वो एक्सपोर्ट करता है। एक एक बिलियन डॉलर, एक एक रुपए डॉलर जब बढ़ता है तो मॉस्को को हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा है। नाउ व्हाई शुड ही स्टॉप द वॉर? जब उसको फायदा हो रहा है, उसकी अपनी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है। दूसरा एक और रीजन भी है कि जितना ज्यादा ये वॉर ईरान के साथ लंबा होगा, उतनी मिसाइल्स नेटो की, अमेरिका की, ये सारी वहां पर खर्च होंगी। जितने वहां पे ये टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, जितनी यूज की जाएंगी, उतना ही कम वेपन्स यूक्रेन के पास पहुंचेंगे। यूक्रेन का ज़ेलेंस्की ऑलरेडी रो रहा है कि मैं युद्ध के बीच में हूं, मेरे पास कोई हथियार आ नहीं रहे, क्योंकि वो हथियार सारे जा रहे हैं ईरान के साथ लड़ने के लिए। जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये पैट्रियट मिसाइल्स हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं आज किसको? यूएई को, रियाद को, ओमान को, कतर को, उन सबको पैट्रियट मिसाइल्स भेजी जा रही हैं। आज की डेट में यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइल्स को भेजने के लिए इनके पास हैसियत ही नहीं है। इसलिए पुतिन बोलता है, यार मुझे ईरान के अंदर फोन करके, उनको सपोर्ट करके, हथियार भेज के मुझे फायदा क्या है? मुझे लीवरेज मिल रही है यूक्रेन के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, मैं लीवरेज को यूज करता हूं। और यही जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन है। नो बडी इज गोइंग टू विन फॉर यू, नो बडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। जब भारत का युद्ध हुआ, क्या हमारी मदद किसी ने करी? नॉट एट ऑल। जब रशिया का युद्ध हुआ, पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। हम डिप्लोमेटिकली बोल सकते हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए, ये युद्ध का टाइम नहीं है, शांति कीजिए, लेकिन हमने कोई हथियार नहीं भेजे रशिया को। पाकिस्तान ने हथियार भेजे थे यूक्रेन को, उन्होंने पैसा बनाने की कोशिश करी युद्ध के अंदर। और यही दुनिया का दस्तूर है, हर कंट्री अपने बारे में सोचती है। दूसरा एक और है कि रशिया ने देख लिया जितना युद्ध लंबा चल रहा है, यूएसए के पास जितने भी आर्सेनल था, हथियार थे, वो खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि जितना रशिया, अमेरिका के हथियार खत्म होंगे, उतना उसे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने वहां पर एडिशनल बजट को अनाउंस करना पड़ेगा। और यही हुआ। अमेरिका ने 50 बिलियन डॉलर का एडिशनल बजट अभी अभी अनाउंस किया है, क्योंकि उसके पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि जितने अमेरिका के पास हथियार कम होंगे, उतने कम यूक्रेन में जाएंगे और रशिया फ्रंट लाइन के ऊपर बड़े आराम से यूक्रेन के अंदर एंटर करता जाएगा। अब रशिया ने ना तो कोई गोली चलाई, ना कुछ और किया, और गेन कर लिया अपना जो यूक्रेन का वॉर है, उसको और तेजी से जीतना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब कुछ सोची समझी चाल है। किसकी? चाइना की, अपने वाट लगाने से बचने के लिए। रशिया, उसको फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने धोखा ईरान को क्यों दिया? और क्या जो राहुल गंदगी बोल रहा है, जो सोनिया गंदगी बोल रही है कि जी हमें डिप्लोमेटिकली अमेरिका को बोलना चाहिए, आपने मेरे पति को क्यों मार दिया, खमेनी को। उसके तो सोनिया गांधी के बहुत ज्यादा पतियों में से खमेनी भी एक था, मुसलमान था, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी को समझ आ गई थी कि भाई मैं अगर पब्लिकली कुछ बोलूंगा तो एक ही काम होगा कि मुझे नुकसान होगा, लेकिन इस युद्ध में मुझे कुछ लीवरेज चाहिए। मोदी जी ने उस लीवरेज को यूज किया, वैसे ही जैसे रशिया ने यूज किया। पहली बात, रशिया से हम तेल खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं, लेकिन जो डिस्काउंट था वो खत्म हो गया। मार्केट में अगर रेट 120 है, रशिया ने 125 कर दिया। दुनिया को 125 में मिलता है, आपको दुनिया का जो रेट है 120 का, उसी पे मिल रहा है। $5 का फर्क नहीं पड़ता। बट आपको उन्होंने गारंटी दे दिया रशिया ने, क्योंकि आपने बुरे वक्त पे साथ दिया था, आपको अनइंटरप्टेड तेल मिलता रहेगा। बेशक नए रूट्स क्रिएट करने पड़े, रशिया आपको तेल दे रहा है। भारत को मालूम है, अगर मुझे अपने कंट्री के अंदर जो प्राइसेस है उसको स्टेबल रखना है, मुझे रशिया का तेल चाहिए अनइंटरप्टेड। मिडल ईस्ट से कोई भी शिप इधर आ नहीं पा रही, तो हम करेंगे क्या? हमने और पुतिन ने मिलकर, यानी कि मोदी जी और पुतिन ने मिलकर इस गेम को खेला है कि इस युद्ध के अंदर एंटर करने से कोई फायदा नहीं है, अपने हाथ गंदे होंगे और जलेंगे भी। पीछे हट जाओ और अपने आप को बचाओ। यही काम हम कर रहे हैं। दुनिया भर में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, हमारे यहां पर नहीं बढ़ी हैं। हाँ, गैस की जो शॉर्टेज है वो हमारे कंट्री में हो गई है, क्योंकि अभी रशिया से जो गैस है वो भारत में आनी शुरू नहीं हुई है।
गल्फ स्टेट्स हैं वो टेरिफाइड हैं, उनको मालूम है कि उनके पास अब हैसियत नहीं है इस सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भारत से बात कि जी हमारे जो $3 ट्रिलियन मिडल ईस्ट के पास पड़ा है वो कहीं लगाना चाहते हैं जहां पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। मोदी जी ने बोला यार मैं तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं 10-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूं साल का। आपको पैसे लगाने हैं, आप लगा दीजिए, मैं आपको 25 साल तक 10% का ब्याज देता रहूंगा। इनके मुंह में आ गया पानी, उन्होंने सारे अपने जो फंड्स हैं उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये लंबे प्रोजेक्ट होते हैं। दोस्तों, ये है भारत ने जो ब्रिज बनाया है पैसे का, इस युद्ध के नाम पर जो भारत में आना शुरू हो गया। अमेरिका में लगा सकते नहीं, यूरोप नीचे है और कहां लगाएंगे, चाइना डूबती हुई नदी है, इसलिए इन्होंने अपने सारे फंड्स को भारत में लगाना शुरू कर दिया। यानी कि ईरान की सपोर्ट ना करके हम अपने कंट्री को विकसित भारत हमने बनाना शुरू कर दिया है। दूसरा, हमें मालूम है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना को कंटेन करना है, चाइना की दादागिरी को खत्म करना है। तो हमने क्या बोला उनको, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, अपनी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर कर दीजिए। जो ट्रेड है उसके ऊपर जो जो टैरिफ लगाए थे, आप देखिए हमारे ऊपर 18% का टैरिफ लगाया गया। डिफेंस की पार्टनरशिप्स हैं हमारे सामने हो रही हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना को कंटेन करना है। हमने अपने कार्ड्स को ब्यूटीफुली खेला है। राहुल गांधी को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो रो रहा है अपने बाप के लिए, खमेनी के लिए, हम रो रहे हैं भारत के लिए, दोनों में बड़ा फर्क है। अब आते हैं एक और चीज, कि आपको याद है कि हमने एक आईमैक का कॉरिडोर हमने अनाउंस किया था, जो जाएगा बाईपास करेगा ये सारे चौक पॉइंट्स के को। अब वो चौक पॉइंट्स को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, चौक पॉइंट को खत्म करने के लिए जो चाइना है उसने भी अपना BRI का कॉरिडोर वहां पे बनाया, लेकिन वो BRI का कॉरिडोर निकलता है ईरान के थ्रू। जहां जहां से BRI का कॉरिडोर निकलता है, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर उसे बमबार्ड किया है। अब होगा क्या, भारत का जो आईमैक है उसके ऊपर आ गया है ओवरनाइट फोकस, आ गया है सबका। हर एक कंट्री चाहती है ये आईमैक का कॉरिडोर बनाया जाए। मिडिल ईस्ट चाहता है, अरब कंट्रीज चाहते हैं, यूरोप ने बोलना शुरू कर दिया जल्दी बनाओ यार इसको, इसमें से हमारी सेफ्टी निकलेगी। यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया नहीं लगा रहे हम लोग आईमैक के ऊपर, दुनिया इस कॉरिडोर को बनाने के लिए पैसे लगा रही है। हमारे यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, मुंद्रा पोर्ट है, उसको हमने ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है। अदानी के पास वो पोर्ट है, हमने यानी कि अपनी इकोनॉमी को जो स्ट्रांग करने के लिए रूट्स बना दिए, ऑल्टरनेट रूट्स। पैसे हम लेने थे, पैसे हमने ले लिए, और ये गेन है जो किसी के नुकसान से अपना फायदा हो रहा है। दोस्तों, एक तो हो गया जो हम इमीडिएट फायदे की बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि युद्ध जब खत्म होगा उसके बाद क्या होगा। युद्ध के बाद जो ईरान है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन दिखेगी आपको। अब उसको कंस्ट्रक्ट करना है। अब कंस्ट्रक्शन करेगा कौन? चाइना को अमेरिका एंटर करने नहीं देगा, वहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो ईरान है वो आएगा अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। और जो वहाँ पर शाह उसको दोबारा से बनाया जाएगा, अमित शाह नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना ही उनका बेटा जो है वो शाह की बात नहीं है, जो वहाँ का जो पुराना प्रिंस है वो जब दोबारा से किंग बनेगा ईरान का, उसकी जो लीनिएज है वो टुवर्ड्स अमेरिका है, ना कि चाइना के। वो एंटी चाइना आदमी है। जब वो अमेरिका के साथ आएगा, अमेरिकन कंपनीज के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वहां जाके घर बनाए, वहां पे जाकर पुल बनाए, उसको भारत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, हमने चुपचाप जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन है, जो ऑफर्स आने वाली हैं उसकी हम वेट करते जा रहे हैं। ये सारे काम होंगे चुप चुपते से, इसलिए अभी जो चुप्पी है, जहां पर हमने ना तो गोली चलाई ना ही किसी की साइड ली, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम हमने यूज किया है, रशिया ने भी और भारत ने भी। अब कई क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन ये है कि पुतिन और मोदी पिछले 3 साल में कितनी बार मिले? अगर आप नोट करेंगे, आई थिंक अबाउट 9-10 बार उनकी मीटिंग्स हुई हैं। हमने जो एग्रीमेंट साइन करे उसके अंदर मेजर क्या था? उसमें मेजर था इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस एग्रीमेंट्स, एनर्जी एग्रीमेंट्स, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑयल। अब आप देखिए, जब ईरान का वॉर हुआ उसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों की है? आपको अनइंटरप्टेड ऑयल की जरूरत है, आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत है, आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत है। एंड ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी इंडियन मीडिया बात नहीं कर रही इनके ऊपर। कहीं ना कहीं मोदी जी को या पुतिन को, दोनों को पता था कि युद्ध अल्टीमेटली आएगा ही आएगा।
अमेरिका ईरान को छोड़ने वाला नहीं है और उसको काउंटर करने के लिए या उस टाइम को निकालने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने पहले से उस चीज़ों को साइन कर लिया था। और आज जब ये लार्जेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, हमने क्या किया? हम चुप करके आराम से अपने घर में बैठे हैं, ऑलरेडी एग्रीमेंट साइंड हैं। और ऊपर से ना तो ईरान में हमने फ़ोन किया और ना ही ईरान का फ़ोन उठाया। ये जानबूझ के किया गया है, ये नहीं है कि हमने धोखा दिया ईरान को। ये दुनिया अपना फायदा देखती है। एंड वी बोथ पुतिन एंड मोदी जी, ये ओवरलुक नहीं है दोस्तों, ये ओवरलुक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है कि भाई दुनिया जो कह रही थी कि ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये मिलकर एक ऐसा एक्सेस बनाएंगे कि दुनिया इसमें से बच के बाहर निकल नहीं सकती, ईरान के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। एवरीवन वाज रॉन्ग। उनको यह समझ नहीं आया कि अमेरिका डिफरेंट गेम खेलता है। जब वो एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा सकता है, खमेनी उसके लिए क्या चीज था, उसको भेज दिया ऊपर 72 हॉर्स के पास, वो वह एंजॉय कर रहा है ऊपर और नीचे मर रहे हैं ईरान के सीधे साधे लोग। दोस्तों जो अलायंसेज आज की डेट में दुनिया में जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वो परमानेंट नहीं है। प्लीज समझिए, ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना, ना रशिया। कल को रशिया भी हमारा दुश्मन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज की डेट में एक ही चीज है, आप मेरे लिए क्या फायदा कर सकते हैं और मैं आपका फायदा क्या कर सकता हूं, वही अलायंसेज हैं। वरना इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट ऑन अ पेपर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज रशिया वो पैसे बना रहा है क्योंकि डॉलर जो तेल है उसकी प्राइस बढ़ गई, उसको डबल पैसे मिल रहे हैं। भारत ने क्या किया, हर टेबल के अंदर, हम क्वाड के अंदर भी हैं तो हम ब्रिक्स के अंदर भी हैं, हम ये वाला अमेरिका के साथ हर चीज़ में हैं तो रशिया के साथ भी हैं, इजराइल के साथ ईरान के साथ भी हैं। वी आर विद एवरीबडी। और नॉन अलाइनमेंट वाली मूवमेंट को हमने जलाकर हमने फेंक दिया। अभी है मल्टी अलाइनमेंट, सबके साथ हमारी दोस्ती है। और यहाँ पर ये दो लीडर्स पुतिन और मोदी जी, वो आराम से चीज़ों को वॉच कर रहे हैं कि पूरा का पूरा दुनिया हमारे सामने रीऑर्गेनाइज हो रही है। मिडल ईस्ट इज गोइंग टू चेंज परमानेंटली। ये जो प्रॉब्लम थी मिडल ईस्ट की, वो सॉल्व होने की कगार के ऊपर है। और हम हमारे दोनों मोदी जी और पुतिन आराम से बैठकर अपनी अपनी इकोनॉमी को आगे चलता हुआ देख रहे हैं, जबकि दुनिया में महंगाई है और हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने ऑलरेडी प्लानिंग इस चीज़ों के लिए की हुई है। दोस्तों नाउ यू टेल मी, ये सब कुछ सुनने के बाद क्या मोदी जी ने जो किया वो सही किया या हमने ईरान को धोखा दिया? दूसरा, जो चाबहार पोर्ट है, आप बोलेंगे सर चाबहार पोर्ट का क्या होगा? अमेरिका चाबहार पोर्ट को कभी खत्म नहीं होने देगा, ये आप इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। क्योंकि अगर चाबहार पोर्ट हमने छोड़ दिया या अमेरिका ने हमारा छुड़वा दिया तो चाइना का BRI दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लगता है कि कभी भी अमेरिका चाइना का BRI एक्टिवेट होने देगा? आप डरते क्यों हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए? क्योंकि हमारा इंडियन मीडिया वो ये नेगेटिविटी को फैलाता है, आप उसी फ्लो में आना शुरू हो जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट वरी, हमारे चाबहार पोर्ट को कुछ नहीं होगा। और अगर चाबहार को कुछ हुआ या होने की आशंका भी हुई, आप देखेंगे कि हमारा POK का एरिया, वी विल स्टार्ट टेकिंग इट बैक। आप बोलेंगे यार ये तो हंसने वाली बात होगी। आपको लग सकता है हंसने वाली बात, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया पहुंचना ही पहुंचना है। सेंट्रल एशिया से निकलकर हमें जाना है रशिया तक, और उसके लिए पाइपलाइंस और एनर्जी का जो सिक्योरिटी है वो हमें चाहिए। या तो हमें चाबहार पोर्ट से हमारा रास्ता खुलेगा, वरना खुलेगा POK से। अगर वो नहीं मिला तो POK मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हमारा नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये है जियो पॉलिटिक्स। प्लीज़ फॉलो द मनी। मनी ने ऑलरेडी भारत की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। अभी मैं एक और एनालिसिस बना रहा हूं कि यार युद्ध हो रहा है तो युद्ध के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डॉलर स्ट्रांग होता है और जो गोल्ड है उसकी प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं। ऐसा क्या चक्कर है कि इतना बड़ा युद्ध ईरान में हो रहा है और गोल्ड की प्राइस नहीं बढ़ रही? आपने नोट किया इस चीज़ को? ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर एनालिसिस करनी पड़ती है। आई एम डूइंग अ डीप एनालिसिस ऑन इट। आज फॉलो करेंगे मनी को, जैसे मैंने अभी इसमें पुतिन के मनी को फॉलो किया कि पैसा कैसे फ्लो कर रहा है पुतिन के पास, और मैंने अपने भारत के लिए देखा कि मनी हमारे पास कैसे सऊदी अरेबिया से या इवन कि यूरोप के जो पेंशन फंड्स हैं, कनाडा के पेंशन फंड्स हैं, उन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया। बिकॉज दे नो कि भारत इज अ स्टेबल कंट्री और ये लंबे तौर तक रिटर्न्स देगा अगले 20-25 साल के लिए। प्लीज़ अगर आप फॉलो करेंगे मनी को, आपको समझ आएगा कि ये युद्ध
किस डायरेक्शन में जा रहा है, और हमने धोखा किसी को नहीं दिया। हमने अपने कंट्री के साथ हमने वफादारी हमने निभाई है, और यही जियो पॉलिटिक्स है आज की। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।